Hello everyone, welcome to IKTab. So in this particular video, we are going to talk about a global concern, that is the presence of microplastic in fresh Antarctic snow. And we have to also understand as to why the scientists are terming it as a troubling concept. क्यों आखिर साइंटिस्ट इसे ट्रबलिंग कह रहे हैं एंड हाउ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कैन एक्चुअली ऑल्टर द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, किस तरीके से इसको और ज्यादा वो खराब कर सकता है, इसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू हियर. देखिए 2022 के अंदर अंटार्कटिका के अंदर जब स्नोफॉल स्टार्ट होती है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फ्रेशली फॉलन स्नो देयर वाज फाउंड द कंटेंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक. नाउ व्हाट वाज डन, देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन बाय न्यूजीलैंड के कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा who actually went to Ross Island that is present in Antarctica and they collected snow samples from 19 different sites. 19 different sites से उन्होंने स्नो के सैंपल्स उठाए एंड दे वर शॉक्ड टू सी दैट एवरी सिंगल वन ऑफ देम, दैट इज 19 आउट ऑफ 19 जो उन्होंने सैंपल्स उठाए सबके अंदर ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक का कंटेंट प्रेजेंट था. नाउ साइंटिस्ट का कहना यह है दैट दिस कैन एक्चुअली इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, जो कि ऑलरेडी काफी फास्ट रेट पे हो रहा है अंटार्कटिका के अंदर, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. नाउ व्हाई वी हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. देखिए माइक्रोप्लास्टिक जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड के डीपेस्ट ओशन के अंदर पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुका है. आप देख सकते हैं देयर हैव बीन कंटेंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन माउंट एवरेस्ट आल्सो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर ये चीज जो माइक्रोप्लास्टिक है इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड इट्स एक्सटेंट और वो अंटार्कटिका तक पहुंच चुका है. अंटार्कटिका के यहां तक जो फ्रेशली फॉलन स्नो है, यानी कि जो स्नोफॉल हो रही है उस स्नो के अंदर एक्चुअली माइक्रोप्लास्टिक इज कमिंग डाउन एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू वेरी अबाउट दीज थिंग्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक हियर. देखिए माइक्रोप्लास्टिक होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के डेब्रीज. देयर आर टाइनी प्लास्टिक डेब्रीज व्हिच आर स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स. नाउ 5 माइक्रोमीटर की जो साइज होती है उससे भी छोटे होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी हार्मफुल बिकॉज दे कैन एक्चुअली एंटर आवर बॉडी या फिर किसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं एंड दे वोंट इवन नोटिस इट. नाउ माइक्रोप्लास्टिक दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स कहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक. देखिए जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि पर्पसली छोटे ही बनाए जाते हैं, यानी कि विच आर मेड इनटू अ साइज ऑफ 5 mm और जिसे कमर्शियल यूसेज के लिए बनाया जाता है, जैसा कि फॉर कॉस्मेटिक्स हो गया, फिर बहुत सारे प्लास्टिक पैलेट्स वगैरह हो गए जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर यूज होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे सिंथेटिक टेक्सटाइल्स है, जो भी हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, सो फाइबर्स में बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक वगैरह यूज होते हैं. सो दोज माइक्रोप्लास्टिक्स जिसे जानबूझकर छोटा ही बनाया जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक जो है जिसके साइज को 5 mm से छोटा ही रखा जाता है, दोज आर कॉल्ड एज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक. एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स आर वन जो कि एक्चुअली डिग्रेडेशन के कारण बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ लार्जर पीस ऑफ प्लास्टिक और ये प्लास्टिक जो डिग्रेड होता है एंड व्हेन दिस प्लास्टिक एक्चुअली डिग्रेड्स एंड इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो वो पार्ट्स जो कि 5 mm से छोटे हैं दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स. For example, it can actually break from bottles, fishing nets, plastic bags, यानी कि anything that is made up of plastic, उन सबसे secondary microplastic निकल सकता है. Now the important thing is कि कोई भी अगर larger piece of plastic होता है उससे छोटे piece of plastic कैसे निकल सकते हैं? That can be done from the exposure to the environment. जैसे कि sun के radiation के द्वारा, wind के द्वारा, ocean के waves के द्वारा, ये सब कुछ factors हैं जो कि actually larger pieces of plastic को secondary microplastic that is smaller plastic के जो plastic के parts है उसके अंदर कहीं ना कहीं break कर सकते हैं. Now here we have to understand the main difference between the primary and secondary microplastics. Now first thing that you must understand here is जो oceans के अंदर जितना भी प्लास्टिक का कंटेंट है उसमें majority of them is secondary microplastic. That is कुछ larger bodies जो थे, जो larger प्लास्टिक के bodies थे वो break होकर के छोटे छोटे particles बन गए हैं, यानी कि more than 69 to 81% जो माइक्रोप्लास्टिक जो कि oceans के अंदर present है they are actually secondary microplastic and only 19 to 31% of them are primary microplastic. ठीक है, फर्स्ट थिंग आप ये समझ गए. Now the second thing is that जो secondary microplastic है they actually originate from larger pieces of plastic. जो larger plastic के पीस होते हैं उसे टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, while जो primary microplastic है उनको डायरेक्टली छोटे छोटे पार्ट्स में ही बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, कार के टायर्स के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक यूज होते हैं, देन वी हैव सिंथेटिक क्लोथ्स, इन सब के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक यूज होते हैं उनको छोटा ही बनाया जाता है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक. Whereas secondary microplastic की अगर बात करें तो बॉटल्स हो गए, बैग्स, फिशिंग नेट्स, दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिनसे डिग्रेड होकर जो प्लास्टिक जो बनता है दैट दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स. नाउ इन दिस पर्टिकुलर इमेज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो हमारे ओशंस के अंदर जो माइक्रोप्लास्टिक जाता है उसका मेन सोर्स क्या है. तो एज यू कैन सी द लार्जेस्ट सोर्स इज सिंथेटिक टेक्सटाइल्स व्हिच कंज्यूम ऑलमोस्ट 35%, यानी कि जितना भी माइक्रोप्लास्टिक राइट नाउ ओशंस के अंदर प्रेजेंट है उसमें से ऑलमोस्ट 35% जो है वो सिंथेटिक टेक्सटाइल से कहीं ना कहीं निकला है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में निकला है. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक. सेकेंड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कार के टायर्स
जो कार के टायर्स होते हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक्स। वो माइक्रोप्लास्टिक भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होकर के कार के टायर से निकल के दे एक्चुअली फाइंड देयर वे टू द ओशंस। देन वी हैव सिटी का डस्ट। डस्ट के साथ भी माइक्रोप्लास्टिक बहुत सारा ऐसा होता है जो कि विंड के साथ यानी कि डस्ट के साथ मूव करता है और ओशन में जाकर गिर जाता है। देन वी हैव रोड की जो मार्किंग्स वगैरह आपने देखी होंगी, यू मस्ट हैव सीन द व्हाइट स्पॉट्स जो कि रोड के अंदर होती है, उसके ऊपर भी माइक्रोप्लास्टिक यूज किया जाता है। दे एक्चुअली ऑल्सो मेक देयर वे टू द ओशंस। Then we have marine coatings, then we have personal care products, plastic pellets. These are all the sources, but you must understand कि सबसे largest source synthetic textiles है. Then we have car tires, then we have city dust, then we have road markings. These are some of the most important factors जिसके कारण जो microplastic है, they actually make their way to the oceans. Now here we have to understand that how did they reach Antarctica? Now देखिए, अगर आप अंटार्कटिका की बात करें, जितना भी मेल्टेड स्नो को हमने लिया, जो हमने सैंपल लिया था, उसके अंदर ये पाया गया दैट देयर वाज एन एवरेज ऑफ 29 पार्टिकल्स एवरी लीटर। मतलब हर एक लीटर ऑफ मेल्टेड स्नो के अंदर देयर वर अराउंड 29 पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट। नाउ ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी लाइट वेट एंड दे हैव वेरी लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली मूव थ्रू एयर। विंड के साथ ये लोग इजीली मूव कर सकते हैं एंड दे कैन ट्रेवल मोर देन 6000 किलोमीटर्स। So if this is the globe and this is the Arctic and this is Antarctica वाला part, so it is totally possible कि इक्वेटर एंड इक्वेटर के पास वाले रीजन से एक्चुअली माइक्रोप्लास्टिक मूव करके एक्चुअली अंटार्कटिका एंड आर्कटिक तक पहुंच चुके हैं। सेकेंड चीज, साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं दैट द ह्यूमन प्रेजेंस जो कि अंटार्कटिका के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है, हो सकता है कि इसके कारण भी माइक्रोप्लास्टिक का जो फुटप्रिंट है दैट इज द कंटेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। नाउ एक चीज समझिए, जो अंटार्कटिका के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक्स पाए गए हैं उसके अंदर 13 डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स पाए गए हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन इज पीईटी, दैट इज पॉलीथाइलीन टेरिफ्थलेट। पीईटी जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक क्लोथ्स के अंदर, प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर, पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर, इन सब चीजों के अंदर पाया जाता है। नो जितना भी सैंपल हमने कलेक्ट किया है दैट इज फ्रॉम अंटार्कटिका, उसमें से मोर देन 79% ऑफ द सैंपल जो है दैट एक्चुअली कंटेन्स पीईटी। सो कहीं ना कहीं जो पीईटी का कंटेंट जो हम नॉर्मल यूसेज में बाकी ग्लोबल अर्थ पे यूज करते हैं, दे हैव आल्सो एक्चुअली मेड देयर वे टू द अंटार्कटिका। लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट पीईटी हियर। पहले समझते हैं कि पीईटी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज पॉलीथाइलीन टेरिफ्थलेट। नाउ पीईटी इज फाउंड वेयर, दे आर फाउंड इन कॉमन प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि बॉटल्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल्स, देन वाइपर्स, क्लोथिंग, एंड ये सब जो चीजें हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं उन सब के अंदर पीईटी यूज होता है। नाउ इसे रिसाइकलिंग कोड #1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज इट कैन बी इजीली रिसाइकल्ड, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। पीईटी हो गया, पीईटी हो गया, पॉलिस्टर्स हो गए, इन सब चीजों को रिसाइकल कहीं ना कहीं किया जाता है। But always remember that PET also causes plastic pollution because it is in #1। इसका मतलब है although it can be recyclable but it takes a long time to get recycled। Second, it can actually reach the endocrine system of humans and different organisms, जिसके कारण हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स को, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स वगैरह हैं उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर सकता है, ये खराब कर सकता है। सो इट इज एक्चुअली नॉट दैट सेफ। प्लास्टिक से ऑल देखिए जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है उससे ऑब्वियसली कम अनसेफ है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी अनसेफ। Now what are the safer options? PET के अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं? हम सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं एंड वी कैन यूज नॉन प्लास्टिक रियूजेबल्स, जैसे कि जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं, कटलरीज होती हैं, हमें वो सब चीजें यूज करनी चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए। सेकेंड, जो भी हम प्लास्टिक के बैग्स वगैरह यूज करते हैं उसके बदले में वी शुड यूज नेचुरल टेक्सटाइल्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, लाइनन, इन सब चीजों के बैग्स बनाकर हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड, कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर अभी माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं जैसे कि वी हैव ग्लास, बैम्बूज, पेपर्स, इन सब चीजों को हटा करके हमें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए ताकि हमें पीईटी या फिर जो बाकी माइक्रोप्लास्टिक है उससे डायरेक्टली खुद को कंटेंट ना करना पड़े और वो साइड रहे। Apart from this, what are some of the features of PET? We have to understand this also. First things first, PET is a transparent thing. देखिए ये ट्रांसपेरेंट है और इसको जब डिजाइन किया जाता है तो इसको रीयूजेबल की तरह डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इट इज इनफाइनाइटली रिसाइक्लेबल, ऑल्दो इट टेक्स टाइम बट इट कैन बी रिसाइकल्ड। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन की सेविंग्स के अंदर काफी ज्यादा मतलब सेविंग कर सकता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा सेव कर सकता है एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली प्रेफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। सेकेंड, अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो नॉर्मल प्लास्टिक्स है उससे ऑलमोस्ट 70% कम ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मतलब वो करता है, और जो भी एमिट करता है वो काफी कम करता है, बट स्टिल इट डज एमिट्स। ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली इसका प्रोडक्ट वेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू बाकी प्लास्टिक, बट स्टिल इट आल्सो मेक्स सम और द अदर वेस्ट। एंड यूएसए के अंदर मोर देन 90% जो पीईटी है इट इज राइट नाउ बीइंग रिसाइकल्ड एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एटलीस्ट वी शुड मूव फ्रॉम प्लास्टिक्स टू पीईटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एयरबॉर्न माइक्रोप्लास्टिक। तो जैसा हमने पीछे देखा दैट माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर वेरी लाइट एंड दे आर वेरी लेस डेंस, दैट इज व्हाई दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एयर। अब एक चीज समझिए,
अंटार्कटिका के अंदर जितने भी लोकल रिसर्च स्टेशन है, वो रिसर्च स्टेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने बना रखे हैं वहां पर, एंड दे आर डूइंग रिसर्च दे। वहां पर बहुत सारे जो डिफरेंट जो पर्सन जो रहते हैं, उनके जो क्लोथिंग वगैरह है, उनके जो भी प्लास्टिक इक्विपमेंट्स जो यूज करते हैं, दे बहुत सारे वेस्ट वगैरह जो है उन सब से कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक निकल करके जो अंटार्कटिका है वहां तक पहुंच चुका है। सेकेंड, जो स्टडी हुई थी रिसेंटली जो कि न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज ने की थी, उसके अंदर एक चीज जो पाई गई वो ये पाया गया कि जो लोकल बेस कैंप्स है, बेस कैंप्स वो एरियाज होते हैं जहां पर पीपल रहते हैं रिसर्च करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव स्कॉट बेस, वी हैव मैकमुर्डो स्टेशन जो कि रॉस आइलैंड के अंदर प्रेजेंट है। ये सब प्लेसेस जो है इनके आसपास में, मतलब इस पर्टिकुलर बेस के आसपास में देयर वाज अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एज कंपेयर टू दोज जो कि दूर थे। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ह्यूमंस के कारण कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक जो है अंटार्कटिका के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। थर्ड थिंग, देयर आर वे वाइंडिंग फ्लैग्स। देखिए, स्नोई एरियाज में रास्ता ढूंढने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैग्स मतलब यहाँ पे लगाए जाते हैं, and these flags are used to move from one place to another. These wayfinding flags are also made up of synthetic polyamide fabric. और ये फैब्रिक जो होता है इसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण भी कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के अंदर जो वो है माइक्रोप्लास्टिक कंटेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इनक्लोज्ड इमेज, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा अंटार्कटिका दिखेगा। तो दिस अंटार्कटिका के साउथ सेंट्रल पार्ट में देखेंगे देयर इज अ रॉस सी रीजन, एंड इसी रॉस सी रीजन का यहाँ पर लार्जर कंटेंट है जहां पर आपको मैकमुर्डो साउंड दिखेगा, मतलब मैकमुर्डो स्टेशन जो वो वहीं प्रेजेंट है। वी हैव केप बर्ड स्टेशन, वी हैव केप रोड स्टेशन, वी हैव केप इवन स्टेशन, देन वी हैव मैकमुर्डो स्टेशन, राइट। सो दीज आर डिफरेंट स्टेशंस जो कि यूएसए ने, यूके ने, फ्रांस ने, अपने अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने लगा रखे हैं ताकि दे कैन एक्चुअली रिसर्च ऑन अंटार्कटिका, और जो भी चीजें मिनरल्स वगैरह जो उनको फाइंड करनी है वो यहाँ पे इजीली वो फाइंड कर सके। Now let's move on to the next part of the topic. Why this particular discovery is very very troubling? क्यों साइंटिस्ट इसे ट्रबलिंग का टर्म दे रहे हैं? देखिए, अभी तक माइक्रोप्लास्टिक जो है वो अंटार्कटिका के अंदर पाया नहीं जा रहा था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव एक्चुअली बीन फाउंड इन द रिमोटेस्ट एंड लीस्ट हैबिटेबल प्लेसेस, जहां पर एक्चुअली लोग नहीं रहते हैं वहां पर भी माइक्रोप्लास्टिक कहीं ना कहीं पहुंचना स्टार्ट हो गया। सेकंड चीज, जितने भी प्रेजेंस है माइक्रोप्लास्टिक का, इट एक्चुअली इज अ वेरी वेरी बिग थ्रेट, एक टाइप का थ्रेट की तरह है, विच इज टू अंटार्कटिकास डिस्टिंक्टिव इकोसिस्टम। अंटार्कटिका के पास एक टोटली डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है। जब तक ह्यूमंस नहीं थे दे वर टोटली डिस्टिंक्टिव, बट जब से ह्यूमंस गए हैं द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू बिकम वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि अभी राइट नाउ वहां पर जो अंटार्कटिका है वहां पर रह रहे हैं। देखिए, एक चीज समझिए, जो माइक्रोप्लास्टिक है दे आर टोटली नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेड नहीं हो सकते हैं, दैट इज व्हाई दे बिगन टू एक्यूमुलेट। एक ऑर्गेनिज्म से सेकंड ऑर्गेनिज्म में वो अपने आप को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। For example, if there are some plastic that is thrown in the oceans or that is thrown in the snow, तो वो क्या करता है, वेदरिंग के कारण वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब है जो माइक्रोप्लास्टिक है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दीज माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं इन्हें छोटे छोटे जो क्रैब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो जू प्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि ओशन के अंदर है, वो खाते हैं। देन दे आर ईटन बाय द नेक्स्ट जो मेंबर ऑफ द फूड चेन होता है उसको वो खाता है, तो उसके अंदर बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक जाता है। देन सिमिलरली जो नेक्स्ट एनिमल जो भी छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं उसके कारण फिर से माइक्रोप्लास्टिक जाता है। जो फिश होती है वो छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेती है, तो फिश के अंदर काफी सारा माइक्रोप्लास्टिक होता है, एंड सो ऑन। जब फाइनली वो ह्यूमंस तक पहुंचता है तो ह्यूमन के फूड वेब के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक इनडायरेक्टली एंटर कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जैसा हमने देखा कि इंजेक्शन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं जू प्लैंक्टन्स को, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को, इन सब के बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जो हमारी ह्यूमन का जो प्रोसेस है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, और अंटार्कटिका का जो फूड चेन है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसको एक पूरी बुरी तरीके से यानी कि नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो वर्सन द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को भी कहीं ना कहीं वो खराब कर सकता है। एक चीज समझिए, पहली बार ऐसा हुआ है दैट माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन फाउंड इन क्रायोस्फीयर। Now what is cryosphere? Cryosphere एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल्स आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो। लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन इमेज। देखिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो दिस एंटायर इज क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर जो वाटर है वो स्नो के फॉर्म में है, आइस कैप्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, इवन द लेक एंड जो लेक भी है उसके ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वाटर इज टोटली फ्रोजन। देन अगर आप यहाँ पर सी भी है तो सी के अंदर भी वाटर फ्रोजन है, आइसबर्ग्स हैं, वी हैव आइस शेल्फ्स, वी हैव एंटायर जो ग्लेशियर है जो कि स्नो के बने हुए हैं। दिस शोज कि जो वाटर है यहाँ पर दैट इज एक्चुअली इन द सॉलिड फॉर्म। So those regions जहां पर water solid form के अंदर रहते हैं they are called as cryosphere, and we have two best examples, that is North Pole and South Pole. Now one more thing that was found in the study was that as compared to the light colored microplastics, जो dark colored microplastic होते हैं वो ज्यादा negatively impact करते हैं। Now let's understand how. देखिए, जो डार्क कलर इंपैक्ट जो माइक्रोप्लास्टिक है दे आर 55% ऑफ द टोटल जितना भी हमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है, और जो लाइट कलर है दे आर एक्चुअली अराउंड 45%।
जो डार्क कलर्ड होते हैं, जस्ट सपोज देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। तो देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लाइट पार्टिकल्स हैं, बट सम आर दोज जो कि डार्क पार्टिकल्स हैं। नाउ दीज डार्क पार्टिकल्स, जैसा आपको पता है, दीज आर ब्लैक। और ब्लैक जो होता है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट। अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब क्या है, वो अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट को रिटेन करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट कैन एक्चुअली मेल्ट द आइस एंड द ग्लेशियर जो कि वहां पर प्रेजेंट है। जो आइस है, ग्लेशियर है, वो सब प्रेजेंट है, उसको ये इजीली मेल्ट कर सकता है, जो कि डार्क कलर्ड हमारे माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, स्टडी के अंदर ये भी पाया गया है दैट द माइक्रोप्लास्टिक आर फाउंड नॉट ओनली ऑन लैंड एंड वाटर बट आल्सो इन द एयर। पीछे हमने बात की है कि एयर के अंदर भी पाया जाता है, और किस तरीके से पाया जाता है हमने वो भी देखा है यहाँ पर। देखिए, देयर इज अ टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। सो व्हाट इज स्कैवेंजिंग? देखिए, जब स्नो जो होता है वो जब वो हवा में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो बहुत सारे एयरबोर्न पार्टिकल्स अपने आप को अटैच कर लेता है। एंड समटाइम्स अगर एयर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट हो तो स्नो जो है अपने आप को माइक्रोप्लास्टिक के साथ भी अटैच कर लेता है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। सो पीछे हमने देखा जो माइक्रोप्लास्टिक एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो वो एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज थिंग इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म। दिस पर्टिकुलर टर्म हैज बीन यूज्ड इन न्यूज़। सो स्कैवेंजिंग जो है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस इसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वन थिंग मोर, अगर स्नो जो है, अगर वो जो माइक्रोप्लास्टिक जो कि स्नो के साथ है, रेन के साथ है, विंड के साथ है, एयर के साथ है, किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहा है, सो इट कैन एक्चुअली मूव फ्रॉम एंटार्क्टिका टू द अदर प्लेसेस ऑल्सो। उसके कारण जो हमारे ह्यूमंस हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनमें इनहेलेशन, जो भी हम सांस लेते हैं, जब हम वी इनहेल द गैसेस, उसके साथ में माइक्रोप्लास्टिक को भी कहीं ना कहीं हम इनहेल कर सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि राइट नाउ माइक्रोप्लास्टिक फेस कर सकता है। Now, this was entire thing जिसके अंदर हमने माइक्रोप्लास्टिक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, हमने उसके डिफरेंट इंपैक्ट्स को, एवरी सिंगल थिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो दिस वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।